हाय फ्रेंड्स, देखो अपने चल रहा था स्टेटरी अपडेट चल रहे थे अपने। तो लास्ट मैंने आपको रजिस्ट्रेशन चैप्टर तक करा दिए थे। अब अपन आज बात कर रहे हैं आपके टैक्स इनवॉइस, जो कि आपके यहाँ पर चैप्टर 8 है। उसके अंदर कुछ छोटे छोटे स्टेटरी अपडेट आ रहे हैं। तो इनको वैसे मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था, फिर भी अपन और यहाँ पर जो सी इंस्टीट्यूट ने स्टेटरी अपडेट दिए गए हैं वैसे ही मैं यहाँ पर आपको डिस्कस कर लेता हूँ। तो मैंने कहा था कि जैसे आपके ई इनवॉइसिंग की जो रिक्वायरमेंट है पहले 20 करोड़ पे थी, अब ये कितने पे हो गई 10 करोड़। तो मैंने आपको क्लास में बताई थी कि अब ये नया अपडेट आ गया 10 करोड़ पे ही। आपको ई इनवॉइसेस की रिक्वायरमेंट जाएगी जब अपन B2B सप्लाई कर रहे हैं। जब अपन B2B सप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट 10 करोड़ पे आपके कर दिया, यानी 20 से 10 करोड़। तो ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी कर दिया है फॉर ऑल रजिस्टर्ड business with aggregate turnover in the preceding financial year। कब से देखना है 17/8 से, और मैंने बताया था ये देखना कब से 17/8 से ही कंटिन्यूस देखना है। ऑनवर्ड ग्रेटर देन 10 करोड़, यानी 10 करोड़ से ज्यादा है। तो B2B जब आप सप्लाई कर रहे थे तो 2017-18 फाइनेंशियल ईयर और ऑनवर्ड तो 10 करोड़ से ज्यादा है तो वहां पर आपको ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी हो जाता है। तो ये मैंने आपको करा रखा है। ये चेंजेस आपके आगे पहले 20 करोड़ था, पहले उससे पहले 50 था, उससे पहले 500 करोड़ था, याद है आपको मैंने बताया था। अब ये लिमिट आपको 10 करोड़ पे ही ई इनवॉइसिंग आपके मैंडेटरी रिक्वायरमेंट के साथ बताता है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट के साथ आपके बताता है। लेकिन मैंने कहा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ई इनवॉइसिंग इशू करने से एग्जेम्प्ट है, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड लोकल अथॉरिटी एग्जेम्प्ट फ्रॉम ई इनवॉइसिंग रिक्वायरमेंट। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट से एग्जम्प्ट बना दिया गया, यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को आपके ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। कैसे अपन बात करते हैं, तो इसके अलावा इन्होंने कहा कि यहां पर आपके ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। एज सीन अबव, ई इनवॉइसिंग इज मैंडेटरी for all registered business with an aggregate turnover in any preceding financial year from 17 and 18 onward greater than 10 करोड़, 10 करोड़ से ज्यादा है, greater than 10 करोड़। How following entity are exempt from the mandatory requirement for e-invoicing? Special economic zone SEZ के अंदर नहीं है आपको। इंश्योरेंस और बैंकिंग कंपनी है, इंश्योरेंस बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसीज, उनको रिक्वायरमेंट नहीं है। जीटीए सप्लाई सर्विस इन रिलेटिंग टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड, गुड्स कैरियर्स, सप्लायर ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, पर्सन सप्लाइंग ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ द एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ द सिनेमाटोग्राफिक फिल्म इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन। जो मल्टीप्लेक्स स्क्रीन वगैरह है उनके लिए आपके इसमें क्राइटेरिया बता रहा है, तो उन्हें यहां पर एग्जेम्पशन दी गई है, उन्हें ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो एग्जेम्पशन दे दी गई। एग्जाम फ्रॉम ई इनवॉइसिंग, एग्जाम फ्रॉम ई इनवॉइसिंग आपके इसमें बताता है। तो इस केस में आपके यहां पर ई इनवॉइसिंग से पूरी की पूरी से एग्जेम्पशंस यहां पर दी हुई है। क्लैरिफिकेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द डायनेमिक क्विक रेस्पॉन्स कोड, क्यूआर कोड की बात कर रहे हैं। क्यूआर कोड, डायनेमिक क्विक रेस्पॉन्स कोड, क्यूआर कोड की बात करते हैं। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 दिसंबर 2020 ऑल B2B इनवॉइस issued by a registered person whose the aggregate turnover in any preceding financial year 17 and 18 and onward exceeding 500 crore है are mandatory required to have a dynamic QR code। तो उन्हें डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट आ जाती है, जो मैंने बताया था ना, जिसमें बैंक की डिटेल भी होगी, आपके जीएसटी नंबर भी होगा, आपके यहाँ पर बैंक का आईएफएससी कोड भी होगा, और अपने आप इनवॉइस के साथ लिंक होता है और डायरेक्टली पैसा आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। तो वो स्कैन किया और डायरेक्टली पैसा आपका अकाउंट में चला जाएगा इनवॉइस के हिसाब से। तो दिस द डायनेमिक क्यूआर कोड किसके अंदर बात करता है कि जिनका टर्नओवर 500 करोड़ और मोर है, एक्सीडिंग है 500 करोड़ से,
तो उन्हें यहां पर B2C के लिए ये QR कोड की रिक्वायरमेंट बताता है। तो QR कोड की रिक्वायरमेंट बता देता है। तो डायनेमिक QR कोड रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड ऑन इनवॉइस इश्यू टू द पर्सन हैविंग द UIN। जिस पर्सन के पास UIN है उसके लिए आपको बताता है। तो एनी पर्सन हु है ऑब्टेन ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर UIN is not a registered person as per the definition of the registered person। तो उनको इस केस में आपके बताता है। तो डायनेमिक QR कोड रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड ऑन इनवॉइस इश्यू टू द UIN, जिनको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया गया है, तो उनको भी यहां पर डायनेमिक QR कोड की रिक्वायरमेंट के साथ बताता है। और ये एक तरह सप्लाई UIN शैल बी कंसिडर कैसे मान जाएगी, इश्यू फॉर ए B2C सप्लाई में कंसिडर किया जाएगा। इनवॉइस इश्यू फॉर ए B2C सप्लाई के अंदर कंसिडर करने के लिए बताता है। क्लियर है? तो ये डायनेमिक QR कोड की अपन बात कर रहे हैं कि डायनेमिक QR कोड किस तरह से आपके वर्किंग कर रहा है, उस चीज को बता रहा है। आगे लेते हैं। टाइम लिमिट फॉर इश्यू क्रेडिट नोट इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाई मेड इन ए फाइनेंशियल ईयर एक्सटेंड अप टू 30th of November ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। जैसे अपन बात करते हैं कि आपके पहले क्या था, मैंने कहा सितंबर मंथ की GSTR 3B लास्ट डेट होती थी, अब उसकी जगह डेट आपके एक्सटेंड करके 30th of November कर दिया गया। टाइम लिमिट ऑफ इश्यू ऑफ क्रेडिट नोट इन रेस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई मेड ए फाइनेंशियल ईयर एक्सटेंडेड टू 30th of November ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। ये इस केस में आपके बताता है। जैसे अपन बात करते हैं, अब हो गया एक तरह से 30th of November ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, या फिर डेट ऑफ फाइलिंग GSTR 9 यानी एनुअल रिटर्न। ये एक तरह से हो गए विच एवर इज अर्लियर। ये मैंने आपको ITC में बताया था। ये मैंने आपको ITC वाले पॉइंट में बताया था कि आप ITC कहां तक ले सकते हो, किस अमाउंट तक ले सकते हो, तो और किस डेट तक होगी। पहले 30th of November होती थी, तो उसकी 30th of November की डेट क्या होती थी, 20th of October 20 अक्टूबर इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अब वो डेट बढ़ाकर कहां तक होगी, 30th of November इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अब बात करता है या डेट ऑफ द फाइलिंग GSTR 9, डेट ऑफ फाइलिंग GSTR 9 एनुअल रिटर्न की बात करें, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर इस केस में आपके कंसेप्ट बताता है। तो ये हमारे इस केस में कंसेप्ट बता रहा है कि किस तरह से हमें यहां पर क्रेडिट नोट कब तक इश्यू कर सकते हैं। तो ये कहता है कि टाइम लिमिट है फॉर इश्यू ऑफ क्रेडिट नोट इन रेस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई मेड इन ए फाइनेंशियल ईयर एक्सटेंड अप टू द 30th of November, 30 नवंबर तक के बात आप किसमें बताता है, 30th of November तक की बात इसमें बताता है। तो वहां तक ही आप क्या कर सकते हो, अब एक क्रेडिट नोट इशू करने के लिए बताता है। तो अगले फाइनेंशियल के लिए डेट होगी 30th of November इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, हमारे इस केस में क्रेडिट नोट को इशू करने के लिए बताता है। अब आता है इन केस ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस नो रिक्वायरमेंट टू कैरिंग फिजिकली कॉपी। तो अब फिजिकल कॉपी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नो रिक्वायरमेंट टू कैरिंग फिजिकली कॉपी, क्योंकि आपको पता है इधर से यहां पर सप्लायर होगा, वो आपके GSTR 1 आपके अपलोड करेगा या IF फर्निशिंग इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में इनवॉइस अपलोड करेगा। तो वो आपके यहां पर रिसिपेंट के पास एक तो GSTR 2B में रिफ्लेक्ट करेगा, 2A और GSTR 2B में वो चीज आपके रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो मैंने कहा आपको ITC लेनी इनसे है, क्योंकि वो आपकी करेक्ट कर रहा है तभी आप ले पाओगे, अदरवाइज ले नहीं पाओगे। तो मैंने कहा ITC जो मेरे को कंसीडर करना है वो ITC से मिलेगा।
तो ऐसे केस में आपके पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक चल रहा है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक वर्किंग हो रही है, वेबसाइट के ऊपर आपके ऑनलाइन बन रही है। तो अब आपको नो रिक्वायरमेंट टू फिजिकली डॉक्यूमेंट, आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नो रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल कॉपी ऑफ टैक्स इनवॉइस। तो ऐसे केस में उसे यहां पर कोई भी फिजिकली डॉक्यूमेंट को रखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, किसकी, टैक्स इनवॉइस की। तो आपको वहां पर कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ये हमारे इस केस में बताता है। तो ऐसे केस में हमें यहां पर कोई भी उसका फिजिकल डॉक्यूमेंट रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ये चीज आपके इसमें बता रहा है। अब स्टूडेंट आता है अपन, नेक्स्ट चैप्टर आता है का पेमेंट ऑफ टैक्सेस, कि जीएसटी में आपके पेमेंट ऑफ टैक्सेस, चैप्टर नंबर 9 पे आते हैं, पेमेंट ऑफ टैक्सेस। तो पेमेंट ऑफ टैक्सेस के अंदर भी छोटे छोटे से आपके स्टैट्यूटरी अपडेट आए, ज्यादा कुछ नहीं, बहुत सिंपल से आपके स्टैट्यूटरी अपडेट है, बस आपके वो बता ही रखे हैं। जैसे अब अपन बात करते हैं कि पहले इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस अपन खुद ही ले पाते थे, अब आपके उन्होंने कहा कि एक ही पेन नंबर में कोई डिस्टिंक्ट पर्सन है तो आप उसको भी ट्रांसफर कर सकते हो। तो ऐसे छोटे छोटे अमेंडमेंट उन्होंने दे दी गए। तो मैं आपके सामने लेता हूं, देखो ये काम का इसमें ट्रांसफर ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, under the CGST Act of a registered person to the electronic cash ledger under the CGST Act, IGST Act to person allowed। तो ये अब आपको उसको अलाउड करने के लिए बताता है, यानी जो आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर बैलेंस पड़ा हुआ है वो एक ही पैन नंबर में आपके शो हो रहा है, तो आप यहां पर इसको क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये ट्रांसफर कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का जो बैलेंस है, जैसे मिस्टर इसको कर सकता है डिस्टिंक्ट पर्सन को, राजस्थान में एक उसका जीएसटी नंबर, एक मेरे का यूपी में है। तो अब आपके डिस्टिंक्ट पर्सन को वो आपके ट्रांसफर कर सकता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर जो बैलेंस है। तो अमाउंट, ट्रांसफर ऑफ अमाउंट जो आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में बैलेंस है उसका अमाउंट ट्रांसफर कर सकता है, वो इस केस को आपके बता रहा है। किस में कर सकता है, यहां पर आपके ट्रांसफर करके बता सकता है कि राजस्थान का जैसे इनपुट है या यूपी का इनपुट है, जिसका भी है, तो डिस्टिंक्ट पर्सन को आपके जरिए ट्रांसफर ऑफ अमाउंट कर सकता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आपके रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है ना स्टूडेंट, देख लो एक बार आप इसको। अब देखो अपन बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आपके किस तरह से पैसा डिपॉजिट हो सकता है। तो इसके लिए बताता है, डिपॉजिट इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर can be made through UPI, IMPS, as well as facility provided on the Justin portal to transfer of any amount available in the electronic cash ledger. Under the CGST Act to be electronic cash ledger for the central tax, integrated tax,
ऑफ ए डिस्टिंक्ट पर्सन, ऑफ ए डिस्टिंक्ट पर्सन, ऑफ ए डिस्टिंक्ट पर्सन के रूप में इसमें आपके बताता है। तो डिपॉजिट अंडर सब रूल 2 शैल बी मेड थॉट एनी ऑफ द फॉलोइंग मोड, नेमली इंटरनेट बैंकिंग थॉट ऑथराइज्ड बैंक, इंटरनेट बैंकिंग थॉट ऑथराइज्ड बैंक, अभी नया नाम जोड़ दिया यूपीआई, जैसे अपन बात करते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई, आईएमपीएस इमीडिएटली पेमेंट सिस्टम, आईएमपीएस फ्रॉम एनी बैंक, किसी भी बैंक से आप कर सकते हो, आईएमपीएस कर सकते हो, यूपीआई कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ये पहले से ही थे, थॉट ऑथराइज्ड बैंक, फिर एनईएफटी आरटीजीएस आपके था ही, आरटीजीएस ये आपके पहले था, और ओवर द काउंटर आप 10,000 रुपए तक जमा कर सकते थे। ओवर द काउंटर पेमेंट थॉट द ऑथराइज्ड बैंक फॉर डिपॉजिट अप टू रुपीज 10,000, क्योंकि ओवर द काउंटर, और इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आप पैसे जमा कर सकते हो, पर चालान, पर टैक्स पीरियड, बाय कैश, चेक और डिमांड ड्राफ्ट। ये उन्होंने आपको बताया है कि इसके थ्रू 10,000 रुपए तक का पर टैक्स पीरियड और पर चालान तक का ही अमाउंट जमा करा सकते हो, 10,000 रुपए तक का ही, जो कि ओवर द काउंटर जाके आपको जमा कराने के लिए बताता है कि जो 10,000 रुपए तक का ही अमाउंट इस केस में आपके डिपॉजिट कराने के बाद बताता है, तो ओवर द काउंटर जाके आप इसमें जमा करा सकते हो। तो ये हमारे इस केस में बताता है कि अब यूपीआई और आईएमपीएस भी मोड ऐड कर दिए गए हैं, ये दो नए मोड, इनके थ्रू भी आप डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में इमीडिएटली पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये नए नाम आपके स्टूडेंट ऐड करने के लिए बताता है। अब आते हैं यहां पर एक थोड़ा छोटा सा चेंजेस हुआ, लेवी ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइडेड आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज, जैसे अपन बात करते हैं, तो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट था 24%, अब ये रेट हो गया 18%। तो ये हमारे इस केस में आपके बताता है। तो यहां पर अब आपके रेट को क्या कर दिया, रिड्यूस करके 18% कर दिया कि यदि आपने आईटीसी रॉन्गली अवेल किया है तो उस पर इंटरेस्ट रेट है, मैं आपको 50 के अंदर पढ़ाता था, तो वहां अपन बात करते हैं कि यदि रॉन्गली अवेल्ड किया है तो उस केस पे 24 रेट थी और ब्लेटेड पेमेंट पे 18 थी, लेकिन अभी उन्होंने इस पे भी 18% को ही कंसीडर किया है। सेक्शन 53 where the input tax credit, ITC की बात कर रहा है ये, ITC has been wrongly availed and utilized, the registered person shall pay interest and such input tax credit wrongly availed and utilized at the rate not exceeding 24% as may be notified by the government on the recommendation of the council, and the interest shall be calculated in the such manner as may be prescribed। देखिए अभी अपन जैसे इसमें बात करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 53 इज नोटिफाइड बाय दिस सर्कुलर, ये कह रहा है इंटरेस्ट नोटिफाइड अंडर द सेट सेक्शन 24% per annum, this one has been amended by the Finance Act 2022 retrospectively with effect from 1st July 2017 to reduce the rate of interest under section 53 from 24 to 18%। तो ये कितनी कर दी गई है आपके, यहां पर आपने रॉन्गली यूटिलाइज किया है आईटीसी। तो रेट लगेगा पर 18%। इंटरेस्ट रेट चार्ज होगी 18% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी चार्ज होने के लिए बता रहा है। क्लियर स्टूडेंट? तो ये हमारे इस केस में आपके कंसेप्ट बताता है। तो ये 18% कर दिया, यानी 24% से रिड्यूस करके 18% की रेट को ला दिया गया। इवन अपन देखेंगे कि मैनर इसमें किस तरह से लिखेंगे, मैनर फॉर कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट फॉर डिले पेमेंट ऑफ टैक्स, उसका मैनर क्या दिया है वो अपन देखते हैं।
तो अपन देखो मैनर पे आते हैं इसके पे। अब देखो अपन ये बताता है कि मैनर ऑफ कैलकुलेटिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट ऑफ टैक्स, यानी टैक्स का पेमेंट करने में डिले किया तो आप इंटरेस्ट को किस मैनर में कैलकुलेट करोगे, किस तरह से कैलकुलेट करोगे। In view of the power given by the section 53 to prescribe the manner of computing the interest on delay payment, a new rule ये आपके सेट करा दिया गया रेट्रोस्पेक्टिवली विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017 से इसमें अपन बात करते हैं। अब ये नया रूल इंसर्ट हो गया 88B प्रोवाइड एज फॉलो। In case where the supplier made during a tax period are declared by the registered person in the return for the said period and the said return is furnishing after the due date in accordance with the provision of section 39, except where such return is furnished after commencement of any proceeding अंडर सेक्शन 73 और सेक्शन 74। देखो सेक्शन 73 में था कि विदाउट इंटेंशन ऑफ फ्रॉड का इंटेंशन ही था, आपने शॉर्ट पेमेंट किया, नॉन पेमेंट किया, एक्सेस यूटिलाइजेशन आईटीसी था, रिफंड था, सेक्शन 73 का पार्ट था। लेकिन सेक्शन 74 में था कि इंटेंशन ऑफ फ्रॉड था, इंटेंशन ऑफ फ्रॉड था, आपने शॉर्ट पेमेंट किया, नॉन पेमेंट किया, रिफंड क्लेम किया, एक्सेस आपने एक्सेस यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी किया, तो उसकी बात हो रही है। इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेड पीरियड द interest of tax payable in respect of such supply shall be calculated on the proportionate of tax which is paid by debiting the electronic cash ledger। जब आपने डेबिट किया, debiting the electronic cash ledger for the period of delay in filing of the said return beyond the due date, such rate as may be notified under section 51। ये इस केस में आपके बता रहा है। In all other case, where interest is payable under section 51, the interest shall be calculated on the amount of tax which is remaining unpaid for the period starting from the date on which such tax is due to be paid till the date of such taxes at the rate specified under section 51 के अंदर दिया। ऐसे आपने where interest is payable amount of ITC wrongly availed, जब आपने ITC wrongly avail किया तो आपके wrongly avail करने की वजह से आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस नेगेटिव चला गया, यानी ब्लो चला गया, है ही नहीं जितनी क्रेडिट उससे ज्यादा ले रखी है, तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस ब्लो चला गया, वहां से स्टार्ट होगा कैलकुलेशन। अवेल एंड यूटिलाइज इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 53, तो उसमें रेट मैंने कहा 18% लगेगी। द इंटरेस्ट शैल बी कैलकुलेट ऑन द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट wrongly availed and utilized for a period starting from the date of utilization of such wrongly availed input tax credit till the date of reversal of such credit, or payment of tax in respect of such amount at the rate specified under section 53 यानी 18% से रेट आपके लगाने की बात कर रहा है कि 53 के अंदर आपके जो रेट बताई गई है उससे कैलकुलेट करने के लिए बता रहा है, यानी जब आपके आईटीसी का लेजर का बैलेंस क्या हो गया, बिलो चला गया। तो ये देखो क्लैरिफिकेशन इसने पूरा का पूरा दिया गया है। इनपुट टैक्स क्रेडिट wrongly availed तो shall be considered to have been utilized when the balance in the electronic credit ledger fall below, यानी कम चला गया, fall below the amount of input tax credit wrongly availed and extent of such utilization of input tax credit shall be amount by which the balance in the electronic credit ledger fall below the amount of input tax credit wrongly availed, यानी आपके wrongly avail करने की वजह से जो input credit ledger का बैलेंस है ना
वो कम चला गया। जैसे अपन बात करते हैं, आपके बैलेंस था इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, बैलेंस पड़ा हुआ है 1 लाख। मैं आईटीसी यूज कर रहा हूं 90,000, कोई इशू नहीं है, इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन अपना बैलेंस है 1 लाख और मैंने 150 यूज कर लिया यूटिलाइज, तो माइनस आ गया 50,000। तो यहां से इंटरेस्ट चार्ज होगा जब मेरा लेजर का बैलेंस माइनस में चला गया, ब्लू चला गया, तो वहां से आईटीसी आपको क्लेम करने की बात इसमें बताता है। तो ये चीज इसमें बता रहा है। इस तरह से अपन बात करते हैं, इन डेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ सच इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी टेकन टू बी डेट ऑन विच द रिटर्न is due to furnished under section 39 or actual date of filing of the said return. Actual date of filing of the said return, whichever is earlier. If the balance in electronic credit ledger fall below the amount of input tax credit wrongly availed on account of the payment of tax thought the said return. ये इस केस में आपके बता रहा है। द डेट ऑफ डेबिट इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर व्हेन द बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर फॉल बिलो, तो ये चीज आपको बता रहा है। द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल ऑल अदर केस, तो जब आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस ब्लो हो गया, फॉल होके कम हो गया, तो वहां से इंटरेस्ट चार्ज करने की बात को आपके बताता है। तो वहां से आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने के लिए बताता है। क्लियर है स्टूडेंट? अब इसकी क्लैरिफिकेशन देते हुए इन्होंने क्या है नोट दे रखे हैं, अपन क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं जैसे इंस्टीट्यूट ने दे रखे हैं। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द यूटिलाइजेशन, जैसे अपन बात कर रहे हैं, हाँ जी देखो अपन देखते हैं, clarification regarding utilization of amount availed in the electronic credit ledger। कि आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पैसा पड़ा है, उसका यूटिलाइजेशन के रिगार्डिंग आपके बता रहा है, उसके लिए क्लैरिफिकेशन दे रहा है। तो ये कह रहा है कि आपके क्लैरिफिकेशन दे रहा है, whether the amount available in electronic credit ledger can be used for making the payment of any tax under the GST law। आपको पता है कि सीधी सी बात है, हमेशा जीएसटी का ही पेमेंट करने में यूज होता है। आउटपुट टैक्स का पेमेंट आपके सिर्फ जीएसटी का पेमेंट करने में यूज होता है और किसी भी तरह का पेमेंट करने में यूज नहीं होता। तो क्लैरिफिकेशन इन टर्म ऑफ द सेक्शन 49A, द अमाउंट अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर मे बी यूज्ड for making any payment toward the output tax। केवल आउटपुट टैक्स का पेमेंट करने में ही आपको यूज करना है और किसी भी दूसरी तरह का पेमेंट करने में यूज नहीं करना। आपको मैंने पढ़ा रखा है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का यूज सिर्फ आउटपुट टैक्स का पेमेंट करने में हो सकता है और किसी भी तरह के दूसरे पेमेंट करने में यूज नहीं होगा। सीजीएसटी एक्ट और आईजीएसटी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ रिलेटिंग टू द ऑर्डर यूटिलाइज ऑफ आईटीसी इन 49B, ये आपके इसमें बताता है। तो स्टूडेंट देखो, आपको पता है कि जब कभी भी अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का, तो हमेशा उसका यूज आपके सिर्फ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में होता है। इनपुट को अपन हमेशा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के साथ सेटअप कर सकते हैं।
आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को सेट करने का एक सेट फॉर्मेट है, जिसमें मैंने कहा आईजीएसटी का इनपुट है वो आपके आईजीएसटी में भी यूज हो सकता है, सीजीएसटी में भी हो सकता है, एसजीएसटी में भी हो सकता है, लेकिन सीजीएसटी का आईजीएसटी में और सीजीएसटी में हो सकता है, एसजीएसटी का आईजीएसटी और एसजीएसटी में हो सकता है। ये मैंने आपको बताया था। और सिर्फ टैक्स का ही पेमेंट करने में काम होता है, कभी भी इससे इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी वगैरह का पेमेंट नहीं होता है। ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैंने आपको क्लास में काफी अच्छे से क्वेश्चन करा रखे हैं। Further, output tax in relating to the taxable person, a person who is registered or liable to be registered under section 22 और 24. 22 में मैंने कहा था कि थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो रही है 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख की, ये थ्रेशोल्ड लिमिट के साथ है। और ये कंपलसरी रजिस्ट्रेशन को बताता है, जिसके अंदर आपको जीएसटी का नंबर लेना कंपलसरी है। जैसे मैंने कहा आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो गुड्स का, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, तो इसकी बात ही करता है। Tax charge on the taxable supply of goods or service both, but exclude tax payable on reverse charge mechanism (RCM) dispute. Accordingly, it is clarified that a payment toward output tax, whether self-assessed in the return, payable as a consequence of any proceeding institute under the provision of GST law, can be made by the utilization of the amount available in the electronic credit ledger of a registered person. In further, the output tax does not include, मैंने आपको बताया था आउटपुट टैक्स में क्या नहीं इंक्लूड है, टैक्स पेबल अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। देखो कभी भी आरसीएम का पेमेंट होता है ना, हमेशा कैश लेजर से होता है। आरसीएम का पेमेंट होता है पेड बाय इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, तो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से होगा, कभी भी क्रेडिट लेजर से पेमेंट नहीं होगा, ये मैंने आपको बता रखा है। तो आपके कभी भी आरसीएम का पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से होगा, क्रेडिट लेजर से नहीं होगा, कैन नॉट बी यूज फॉर मेकिंग द पेमेंट। आपके आरसीएम का पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से नहीं होता, किससे होगा, कैश लेजर से होगा, हमेशा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से ही किया जाएगा। तो ये चीज आपके इसमें बताता है। अब नेक्स्ट क्लेरिफिकेशन लेते हैं 2। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन भी करा रखा है कि आरसीएम का पेमेंट हमेशा कैश लेजर से ही हो सकता है, क्रेडिट लेजर से कभी भी आरसीएम का पेमेंट नहीं होगा, इस चीज को बता रखा है। Whether the amount available in electronic credit ledger can be used for making payment any liability other than tax under the GST law। तो इसमें कहता है कि आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का पेमेंट कभी भी आपके इनका पेमेंट करने में नहीं होगा, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ही हो सकता है ओनली, जो सीजीएसटी की हो या आईजीएसटी को, लेकिन कैन नॉट बी यूज, कभी भी इससे मैंने कहा इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, फी है, एनी अदर अमाउंट जो आप कह रहे हैं उनका पेमेंट नहीं होगा। इनका पेमेंट किससे होगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से ही होगा, कभी भी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को यूज नहीं करना है। वेदर द अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, किसी भी तरह का जीएसटी का पेमेंट करने में ले सकते हो, कैन बी यूज मेकिंग पेमेंट ऑफ एनी लायबिलिटी अंडर जीएसटी लॉ एज पर द सेक्शन 49(3), अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर may be used for making any payment toward tax है, interest है, penalty है, fee और any amount payable under the provision of GST law। तो ये हमारे इस केस में आपके बताता है, तो GST लॉ के अकॉर्डिंगली आपको बता रहा है, तो उनका पेमेंट करने में ही आपको यूज करने के लिए बता रहा है, तो उन्हीं चीजों का पेमेंट करने में आपके बताता है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था, पेमेंट ऑफ टैक्स। अब मैं बात करता हूं आगे रिटर्न फाइलिंग में। रिटर्न फाइलिंग में भी छोटे छोटे से अमेंडमेंट्स आपके दिए गए हैं, ज्यादा कुछ अमेंडमेंट्स नहीं है रिटर्न फाइलिंग में। तो
ये मैंने क्लास में करा दिया था, वही स्टैट्यूटरी अपडेट है कि यदि आपके अपन जीएसटीआर 3B प्रीसीडिंग मंथ की फाइल नहीं करते हैं ना, तो आप उससे अगले महीने की जीएसटीआर 1 और इनवॉइसिंग फर्निशिंग फैसिलिटी को यूज नहीं कर सकते यदि आपने जीएसटीआर 3B फाइल नहीं है की है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल प्रीसीडिंग मंथ्स की। जो भी आपके प्रीसीडिंग मंथ की जीएसटीआर 3B है वो फाइल नहीं की है तो आप अगले महीने की जीएसटीआर 1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी को यूज नहीं कर सकते, ये बता रहा है। रजिस्टर्ड पर्सन डिबार from furnishing detail of outward supply in GSTR 1 और IFF, ये इसमें आपके बताता है। Stipulate that case where the registered person is debarred from the furnishing detail of outward supply in GSTR 1 or IFF has been amended with effect from 1st January 2022 as follows. A registered person shall not be allowed to furnish outward supply in GSTR 1 if he has not furnishing the return in form GSTR 3B in the prescribed month, यानी पिछले मंथ की या जो भी आपके आ रही है वो हमने फाइल नहीं करी तो GSTR 1 ऑटोमेटिकली हम नहीं फाइल करते। ए रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग QRMP स्कीम, तो वो क्या फर्निश करेगा, IFF फर्निश करेगा। शैल नॉट बी allowed furnishing detail of outward supply in GSTR 1 or using IFF if he has not furnishing the return GSTR 3B of the preceding tax period, यानी preceding tax period की आपने यहां पर preceding tax period की आपने GSTR 3B फाइल नहीं की है, नॉट फाइल्ड, तो आप यहां पर GSTR 1 और IFF नहीं फाइल करते, नॉट फाइल्ड, नहीं कर पाओगे, रुक जाएगा आपको। GSTR 1 और IFF आप फाइल नहीं कर पाओगे यदि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल की आपने GSTR 3B फाइल नहीं की गई है तो। अब मैंने कहा इनपुट भी आपको कौन सा लेना है, जो आपकी GSTR 2B में आता है वही इनपुट को लेने की बात इसमें बताता है। तो ये कहता है कि इनपुट आपको कौन सा लेना है, तो ये कहता है कि इनपुट लेने के लिए अपन बात करते हैं ये डिटेल। ये भी मैंने क्लास में करा रखा है, कोई ऐसा खास स्ट्रक्चर अपडेट नहीं है। GSTR जैसे अपन बात करते हैं ये ऑटो जनरेटेड है 2B एंड ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट है और उसके हिसाब से ये आपको ITC मिलती है। जैसा GSTR 2B एंड ऑटो ड्राफ्ट स्टेटमेंट है कंटेनिंग डिटेल ऑफ ITC, जिसमें डिटेल होती है और उसी के बिहाफ पर आप ITC क्लेम कर सकते हो। ये चीज इस केस में आपके बताता है, तो जैसा ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट आपके बताता है। तो स्टूडेंट आगे लेते हैं अपन। इन्होंने कहा GST प्रैक्टिशनर परमिटेड ओनली, किसके लिए परमिटेड किया, टू फर्निश्ड डिटेल आउटवर्ड सप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। यदि रजिस्टर्ड पर्सन उसको परमिटेड कर देगा तो GST प्रैक्टिशनर उसके बिहाफ पर आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल फर्निश्ड कर सकता है। तो ये इसने कहता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर हैज बीन अमेंडेड, रिमूव द रेफरेंस टू सेक्शन 38 को रिमूव किया। कम्युनिकेशन ऑफ डिटेल ऑफ द इनवार्ड सप्लाई एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करता है, इसको रिमूव किया। हाउएवर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022 हैज बीन अमेंडेड, नाउ GST प्रैक्टिशनर इज ओनली अलाउड, किसको अलाउ करता है, ओनली अलाउड फर्निशिंग द डिटेल ऑफ ओनली आउटवर्ड सप्लाई not inward supply, not inward supply on behalf of the registered person so authorized by him। केवल आउटवर्ड सप्लाई को फर्निश करता है, इनवर्ड सप्लाई को फर्निश नहीं करता और वो भी तभी कर पाएगा जब वो उसको ऑथराइज करे, जब वो उसको ऑथराइज करे तभी कर पाएगा, अदरवाइज वो
नहीं कर पाएगा। ये GSTR 1 ये आपको पता है हट चुकी है, 2 हट गई है, 3 हट गई, ये सब हट गई हैं। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है, क्लास के अंदर भी बता रखा है, तो कोई एक्स्ट्रा इसमें नहीं है। तो ये GSTR 1A जैसे मैंने बात किया था, इधर से GSTR 2 अपलोड करता तो 1 बनती थी, GSTR 2 हट गई तो 1A पर हट गई, 3 जाती थी, 3B आ गई उसकी जगह। तो मैंने आपको बताया था ना इस तरह से बना के, तो ये सारा सारा आपके यहाँ पर GSTR 1, तो इधर सब वो करता था GSTR 2 और 2 बनती थी GSTR 1A। तो जब आपके ये यहां से रिमूव हुई, ये यहां हट गई और पहले जाती थी GSTR 3, अब ये खत्म हो गई, इसकी जगह आ गई GSTR 3B। तो इनके रिमूव होने के लिए तो अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पहले भी अपन पढ़ चुके हैं। ये एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आया है जो कि आपको देखना है, नो रेक्टिफिकेशन। मैंने बताता था कि पहले आप रेक्टिफिकेशन कब तक कर सकते थे, आपके 20th ऑफ अक्टूबर यानी 30th ऑफ सितंबर इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और GSTR 9 विच इज अर्लियर, जो भी GSTR 9 पहले फाइल करे तो वो डेट जो भी दोनों में से पहले आ रही है वहां तक अपन बात करते थे। लेकिन अभी मैंने कहा कि इसमें चेंजेस आ गया क्योंकि अब इसके बाद आप रेक्टिफिकेशन नहीं करते, नो रेक्टिफिकेशन ऑफ एनी ओमिशंस एंड रेक्टिफिकेशन particular shall be allowed कब, आफ्टर 30th ऑफ नवंबर फॉलोइंग एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, एंड ऑफ द फाइनेंशियल। ये मैंने कहा ITC लेने के लिए भी यही है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, बताया था ना, रेक्टिफिकेशन, सभी के लिए बताता है। और दूसरा एक्चुअल डेट डाल दिया, एक्चुअल डेट। पहले तो अपन कहते हैं कि GSTR 9 की डेट होती है 31 दिसंबर, लेकिन आप कहता है कि एक्चुअल डेट जब आपने GSTR 9 आपने फंडिंग की, मैंने कहा 15 अगस्त को की, तो 15 अगस्त के बाद नहीं हो पाएगी कोई भी रेक्टिफिकेशन एंट्री, तो वो डेट है, तो वो 30 सितंबर वाली डेट से बढ़ाकर 30th ऑफ नवंबर कर दिया। कौन सा कर दिया, 30 नवंबर कर दिया गया, फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विच इज अर्लियर। ये हमारे इस केस में बताता है। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये आपके GST के अंदर स्टेचुटरी अपडेट आए जिनको कि मैंने आपको काफी डिटेल से डिस्कस किया, तो ये वाला इंपॉर्टेंट अपडेट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। तो स्टूडेंट जैसे मैंने आपको बताया था उसी पैटर्न पे मैंने कहा कि अपन जो भी स्टेचुटरी अपडेट आते हैं तो CA इंस्टीट्यूट के अपन स्टेचुटरी अपडेट की बात करते हैं, तो मैंने एक एक स्टेचुटरी अपडेट आपको डिटेल्स इसमें करा दिया गया। जो भी इंपॉर्टेंट स्टेचुटरी अपडेट थे मैंने सारे के सारे आपके साथ कंसिडर कर लिए हैं, और ये आपके अब डायरेक्ट टैक्स के मैंने यानी इनकम टैक्स के मैंने पहले अपलोड कर दिए थे, और GST के कुछ ज़्यादा स्टेचुटरी अपडेट थे वो मैंने आपके क्लास वाइज क्लास आपके अपडेट करा दिए गए। तो ये सारे के सारे GST के आपके स्टेचुटरी अपडेट आ गए हैं और कंप्लीट हो गए हैं। तो अब स्टूडेंट आप इनको अच्छे से देखकर स्टेचुटरी अपडेट के साथ ही आप अपना क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना, क्योंकि ये अपडेट आपके CA इंस्टीट्यूट ने जो दिए गए हैं वो आपके एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है। तो जो एग्जाम का पेपर आएगा ना उसमें ये सारे के सारे स्टेचुटरी अपडेट के साथ ही उसको सॉल्व करना है, कि वो इसमें से क्वेश्चन भी पूछेगा क्योंकि अपडेट देता है, तो उसमें से अपडेट में से क्वेश्चन आता है और उसका ट्रीटमेंट भी आपको उसके साथ ही करना है, तो नए अपडेट के साथ ही उनको करना होगा। तो आपके लिए सारे के सारे स्टेचुटरी अपडेट क्या हो गए, इंपॉर्टेंट हो गए, सारे सारे स्टेचुटरी अपडेट क्या हो गए, इंपॉर्टेंट हो गए। तो आपको अच्छे से पढ़ना है और अब अच्छे से पढ़ाई करो, लग जाओ, पूरी मन लगा के मेहनत करो, क्योंकि अब टाइम कम बचा हुआ है। तो आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपका क्या है कि आराम से बोथ ग्रुप पास हो जाओगे। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।